नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जो नवादा से आ रही है, जहां रुपौ थाना क्षेत्र के बेनीपुर के जंगल से 2 शव बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों शवों की पहचान कर ली गई है। दोनों शख्स की गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई। दोनों शख्स बुधवार की शाम से लापता था। परिजनों ने चौकीदार के जरिए दोनों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। बाद में उन्हें ग्रामीणों के जरिए दोनों के शव मिलने की सूचना मिली। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। ग्रामीण दबी जुबान में इसे 2 गुटों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई बता रहे हैं। 2 दिन पहले भी इस इलाके में वर्चस्व को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। उधर गया खेती देखने के लिए, दोनों ताड़ पीने के लिए गया होगा तो वहीं पर दोनों पकड़ लिया है। अच्छा। कल से ना पता था तो आज गया घास भरने के लिए तो कोई देखा 2 बॉडी था वहाँ पे, तो आके बोला 2 बॉडी उधर है। नहीं पता लगा तो शाम में पता लगा कि हाँ बने रहा जंगल में। अब वो आया किसका लाश है? एक अशोक राजवंशी, वो बच्चू राजवंशी। अनिल विशाल हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अनिल, जंगल में 2 शव मिला है और कई बातें आसपास के लोग बोल रहे हैं। आपसी वर्चस्व में हत्या की बात भी सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। देखिए सुकन्या, अभी तो मोटे तौर पर भी इसकी कंप्लीट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर किस कारणों से दोनों की हत्या हुई है। लेकिन जो जिस इलाके में जो हत्या हुई है उस इलाके के लोगों दबी जुबान में यही कहना है कि चंदन यादव गिरोह और रविंद्र यादव गिरोह जो उस इलाके में काफी दिनों से सक्रिय है। हालांकि चंदन गिरोह यादव का सफाया हो चुका है और उसके लगभग तमाम मेंबर जेल में ही है। तो उसी वर्चस्व को कायम रखने के लिए रविंद्र यादव गिरोह और चंदन यादव के गिरोह में आपसी लड़ाई होते आ रही है। और इन दोनों व्यक्ति के ऊपर यह लोग ऐसा बता रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर ऐसा आरोप है कि ये चंदन यादव के लिए ये मुखबिरी का काम करते थे। तो वर्चस्व को कैसे वहां पे कायम रखा जाए उसके लिए संभवतः दोनों की हत्या हुई है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कई वर्षों से दोनों गुटों के बीच में इस तरह की हत्याएं होती आई हैं। देखना होगा कि पुलिस की पड़ताल जब पूरी होगी तो आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या है वो भी साफ हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका शुक्रिया। रोहतास के काराकाट से सनसनीखेज खबर आई है, जहां अवदानी बेघा गांव में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया। गुरुवार की देर शाम सुमन यादव नामक शख्स को गोली मार दी गई। घटना के बाद में बताया जा रहा है कि जब वह अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी पहले से घात लगाए लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर ही सुमन यादव की मौत हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधी लल्लू यादव को ग्रामीणों ने पकड़कर इतनी पिटाई की कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक एक ही गांव के हैं। इससे गांव में तनाव है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। अनिल विशाल हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अनिल, दोहरे हत्याकांड से सनसनी का माहौल है, क्या कुछ मामला है, बताइए। मामला रोहतास का है और काराकाट के अवदानी बिघा का है। और ये जो दोनों मृतक हैं सुमन यादव और लल्लू यादव, दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, परसर के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि पैसे के लेन देन के विवाद में ये वारदात हुई है। और एसपी सत्यवीर सिंह से हमारी बात हुई है, उन्होंने खुद मौके पर उपस्थित थे और वो पूरी मामले की जांच की है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि 15 से 22 हजार के आसपास के पैसे के लेन देन में ये हत्या हो गई है। और सुमन यादव का पैसा था और लल्लू यादव से वो मांगा जा रहा था, उसी पैसे को लेकर ये मामला हुआ है। बताया जाता है कि पहले से सुमन यादव और लल्लू यादव साथ में रहा करते थे और छोटा मोटा काम किया करते थे, लेकिन मामूली पैसे के विवाद में ये वारदात हुई है। और इसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस वहां कैंप कर रही है और शव को जो है बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अभी सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। और गांव में अभी भी तनाव बना हुआ है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
अगली बड़ी खबर भोजपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी और उसके तमाम जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना शाहपुर थाना इलाके के महरजा और भरौली गांव के पास की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं जख्मी स्वर्ण व्यवसायी को गंभीर हालत में आरा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 10 लाख की जेवरात और 25,000 नगद लूट लिए। नहीं बैग दो, बस बैग ही दे रहे थे, तब तक एक फायर कर दिया। फायर करके दोनों भाग गए तीनों। तब तक हम घर बैग में क्या था? बैग में हमारा सामान था दुकान का। कितना सामान? लगभग 10 लाख का ज्वेलरी था, 10 लाख का सोना चांदी का सामान था और 25,000 का लगभग कैश था। साहब दुकान बंद करके लड़का आ रहा था घर, बीच रास्ते में भरौली से महरजा का बीच में उसको गाड़ी रोक करके मारपीट किया। इसके बाद गोली मार करके बैग लेकर के। हिमांशु हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ स्थिति है स्वर्ण व्यवसायी की, पहले ये बताइए, और अपराधियों की अगर बात करें तो उन तक पहुंचने के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है? जख्मी व्यवसायी की अगर बात करें सुकन्या, तो उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जब घटना हुई थी उस समय उसकी हालत काफी गंभीर थी। आरा के एक निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा है और अभी फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में है वो। उनकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर है। और अगर लुटेरों की बात करें तो 3 की संख्या में लुटेरों ने जब इस घटना को अंजाम दिया तब से ही पुलिस इनके पीछे लगी है, लेकिन अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका है। चूंकि घटना स्थल जहाँ है वहाँ से यूपी की सीमा और बक्सर की सीमा लगती है, आसपास में ही है, इसलिए ऐसा भी सोचा जा सकता है कि जो 3 अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने लूटपाट कर, हो सकता है कि वो उधर ही फरार हो गए हों। फिलहाल जो पुलिस की छापेमारियां लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं जा सका है और न ही लूटे हुए आभूषण जो है वो ही बरामद हुए हैं। सुकन्या, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आरएसएस के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंच रहे हैं। 5 और 6 दिसंबर को संघ के जोनल ग्रुप की बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं संघ के आयोजन को लेकर बिहार में सियासत भी खूब तेज है। अरसे बाद बिहार में आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है। पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की क्षेत्र स्तर की बैठक होने वाली है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह भैयाजी जोशी शामिल रहेंगे। बैठक से पहले शुक्रवार को ही सरसंघ चालक मोहन भागवत पटना पहुंच रहे हैं, जहां 5 और 6 दिसंबर को आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में वे शामिल होंगे। पटना के केशव विद्या मंदिर में ये बैठक आयोजित है। बिहार झारखंड से संघ के 40 पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। संघ के अलग अलग संगठनों के कामों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा की जानी है। किस तरह से उसमें बदलाव या तेजी लाई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो बैठक है वो काफी अहम बैठक मानी जा रही है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस बैठक में राम मंदिर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर पटना स्थित संघ कार्यालय विजय निकेतन में हलचल काफी तेज हो गई है। तो वहीं बिहार में संघ के कार्यक्रम को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने आयोजन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर नजर रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेजी से फैलाना चाहेगी। तो कांग्रेस के सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीजा पासपोर्ट देने के। अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? क्या उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई जमीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। वैसे संघ की क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में ये बैठक करने का फैसला लिया गया है।
इन्हीं 11 सेंटर में से उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार और झारखंड की बैठक का आयोजन पटना में किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और साकेत कुमार की रिपोर्ट। सुशील मोदी का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन के आखिरी दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा भरा, लेकिन प्रस्तावक नहीं दिए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। वहीं कांग्रेस के बयान ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है, जिसे लेकर सियासत भी हो रही है। सुशील मोदी का राज्यसभा जाना तय हो गया है, क्योंकि गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट नहीं दिया गया। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद ने सुशील मोदी के खिलाफ आखिरी वक्त में नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। पेशे से इंजीनियर श्याम नंदन 2014 का लोकसभा चुनाव पटना साहिब सीट से बतौर निर्दलीय लड़ चुके हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के एक बयान ने विपक्ष के खस्ताहाल को कुछ यूं बयां कर दिया। राज्यसभा के लिए जो हमने बेहतर प्रत्याशी ढूंढने का प्रयास किया है, वो उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम लोगों की कोशिश थी कि रामविलास पासवान जी की पत्नी साहस करें। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि स्पीकर चुनाव में मिली हार से विपक्ष हताश था, लिहाजा राज्यसभा चुनाव में रण ही छोड़ दिया गया। जबकि आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उम्मीदवार खड़े करने पर सरकार को कमजोर करने की बात सत्ता पक्ष की ओर से कही जाती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को मालूम था, क्योंकि अभी भी स्पीकर का जब चुनाव हुआ, उम्मीदवार उतारे महागठबंधन की ओर से, उनको वहां हारना पड़ा। फिर राज्यसभा का चुनाव में हल्ला था कि उम्मीदवार उतारेंगे, स्वागत हम करें तो उतारो। इनको मालूम था कि हाँ भी हारना हो, इसलिए भाग खड़े हुए। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी और जेडीयू की नीयत और नीति में दोनों पे संदेह है। जब हम लोग खड़ा करते हैं तो बोलेंगे ये पार्टी तोड़ने के लिए खड़ा कर रहे हैं, अगर नहीं खड़ा करते हैं तो बोलेंगे जो डर गई है। विपक्ष चाहे जो दलील दे, लेकिन महागठबंधन की ओर से एलजेपी को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर एक तीर से कई समीकरण साधने की कोशिश जरूर की जा रही थी। आरजेडी चाहती थी कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट से उनकी पत्नी रीना पासवान चुनाव लड़ें, लेकिन चिराग ने विपक्ष का साथ न देकर सियासत में अपना रास्ता केंद्र और बीजेपी के लिए खुला रखा। भले ही जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान का रुख अब भी आक्रामक हो, इसे ही तो सियासत कहते हैं। वैसे शुक्रवार यानी 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है, जबकि 14 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। नतीजे क्या आने वाले हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि महागठबंधन की ओर से सुशील मोदी को वॉक ओवर दे दिया गया है और बीजेपी नेता सुशील मोदी अब चारों सदन, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य बनने वाले नेताओं में शुमार होने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। एनडीए के घटक दल बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सभी दलों के घोषणा पत्र के एजेंडे को शामिल करने की बात है। नई सरकार में विकास का एजेंडा सबसे टॉप पर है और अब बिहार का विकास एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एनडीए के सभी चारों दलों के घोषणा पत्र के एजेंडे को शामिल किया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार के 7 निश्चय 2 पर भी जोर शोर से काम की शुरुआत होगी। अच्छी शुरुआत है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनेगा तो सभी दल के नेता बैठेंगे। सभी का चाहत होता है कि मेरे भी राय से कुछ काम हो। अपने अपने दल का एक एजेंडा होता है, तो हर लोग अपने दल का एजेंडा रखेंगे, साथ में मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। निश्चित तौर पर बिहार विकास की ओर आगे बढ़ेगा। अब अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो उस एजेंडे में क्या क्या हो सकता है, इस पर गौर कर लेते हैं। 7 निश्चय 2 पर मजबूती से काम, हर गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, हर खेत तक पानी पहुंचाना, बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार को पूरा करना, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलना, 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करना, आईटी हब में 5 साल में 5 लाख रोजगार देना,
1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देना, इंटर पास करने पर महिलाओं को 25,000 जबकि स्नातक पास करने पर महिलाओं को 50,000 रुपये देना, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना, बेघर और भूमिहीनों के लिए बहुमंजिला इमारत, 2024 तक दरभंगा एम्स शुरू करना। इसके अलावा बिहार वासियों को कोरोना का निःशुल्क टीका देना भी शामिल है। मतलब नीतीश के नए कार्यकाल में बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। ये अलग बात है कि विपक्ष कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और विकास की बात को हवा हवाई करार दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। शराब बेचने के विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मटिहानी थाना क्षेत्र के पन्नापुर की घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां एक व्यक्ति की पीट कर हत्या की गई। शराब बेचने को लेकर इसका विवाद चल रहा था कुछ लोगों से, और उसी विवाद में इसकी हत्या हुई है। मटिहानी थाना क्षेत्र के पन्नापुर की वारदात जो है वो हम आपको बता रहे हैं, और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 14 देसी कट्टा और पिस्टल के अलावा आधा किलो चरस, 1 क्विंटल गांजा और 600 लीटर स्पिरिट बरामद किए गए हैं। लूट की वारदात और शराब का कारोबार चलाने के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी की है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पिस्टल, चरस, गांजा और स्पिरिट बरामद किया गया है। खबर है मुजफ्फरपुर से। लूट और शराब कारोबार का इन पर आरोप लग रहा है और ये तमाम चीजें बरामद हुई है और अलग अलग थानों से गिरफ्तारी भी हुई है। 24 घंटे में कुल 17 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। तो मुजफ्फरपुर पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है और 24 घंटे में 17 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, साथ ही कई सामान भी बरामद हुए। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर लूट और शराब का कारोबार करने का आरोप लग रहा है। ये देखिए, ये कुल 17 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये 17 अपराधी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ईस्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर में लूट के एवं शराब के व्यवसाय के कुल 17 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 14 देसी कट्टे एवं पिस्टल, इसके अलावा आधा किलो चरस, 1 कुंटल गांजा एवं 600 लीटर स्पिरिट बरामद की गई है। इस प्रकार जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है उससे अपराध के रोकथाम में पुलिस को मदद मिलेगी। बिहार के मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे केंद्रीय मंत्री से अपने विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में मुकेश सहनी ने बताया कि मछुआरों के आवास और कई तरह की योजना को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात की है। और निश्चित तौर पे जो हमें जवाबदेही मिला है उसको सही रूप से निर्वाह करेंगे। बिहार के 12 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर बिहार में मत्स्य और पशुपालन जो भी ये किसान हैं सबको ध्यान में रखकर बेहतर हम स्कीम बनाएंगे और काम करेंगे ताकि लोगों को, गरीब को कल्याण हो। तो इसके ऊपर विस्तार से दिल्ली में आके चर्चा करें, क्योंकि बजट का समय है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार में विशेष ध्यान दिया जाए। कला एवं संस्कृति विभाग में बड़ी संख्या में बहाली हो सकती है। विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के साथ ही नई नियुक्तियों पर काम चल रहा है और इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए साल में करीब 400 पदों पर बहाली हो सकती है। सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि ऐसे खेलों को चिन्हित करें जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं और उस खेल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाएं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए नीति बनाएं। जिस प्रकार से जैसे तैराकी का हो, बैडमिंटन का हो, बॉक्सिंग का हो, जो अकेले खेल खेला जाता है, उस खेल में हम खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करके बिहार के